दोस्तों क्या लगता है मार्केट, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो भी होगा ना इसके बाद आपको लगेगा अरे ये तो मुझे लगा ही था, है ना। ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। आप अब वर्ल्ड में वॉर जैसी सिचुएशन है। कभी हम बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, हम लोग ओपिनियंस भी देखते हैं, न्यूज़ भी पढ़ते हैं। कभी कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कभी कोई बुरी न्यूज़ आती है, फिर हमारे भी एनालिसिस होते हैं, दूसरों के भी ओपिनियंस सीखते हैं। तो ये सारा चलते रहता है, राइट। फैक्ट ये है कि किसी को नहीं पता, इवन अच्छे अच्छे ग्लोबल एनालिस्ट हैं उनको भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी, राइट। अब जब हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ऐसे टाइम पे क्या करें, हम बाय करना चाहिए, सारा एग्जिट कर दे, एवरेज करे जो स्टॉक्स डाउन है, करे क्या, है ना। ऐसी चीज़ें होती है। तो इसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, एक होता है हमारा इन्वेस्टिंग और एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की अलग बात है, उसमें हर मार्केट सिनेरियो में हम कुछ कर सकते हैं, बेरिश मार्केट में शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो एक बात होगी। लेकिन अगर मान लो अभी यहाँ पे हमें कोई पोर्टफोलियो में कोई एक्शन लेना है, सो क्या तरीके हैं। पहली बात तो अगर हम ये बोले कि ये मार्केट सिचुएशन अभी है क्या हम ये कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड है या अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है। यस, अंडर परफॉर्मिंग है, ओवरसोल्ड भी है, लेकिन कैसे, मतलब सिर्फ लगता है ऐसे नहीं ना, हम ऑब्जेक्टिव करते हैं उसको। सो ऑब्जेक्टिव का एक तरीका क्या है, एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मोस्टली सब लोग जानते हैं। अगर वो इंडिकेटर वो 0 to 100 में मूव करता है, अगर वो 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट मार्केट्स है, 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड मार्केट है। अगर हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट में अगर आप अभी निफ्टी देखोगे तो वो RSI 30 के नीचे है। अब वीकली कैंडलस्टिक चार्ट वीक क्लोज कब होता है, फ्राइडे को। सो ड्यूरिंग द वीक हो सकता है वो ऊपर नीचे हो, लेकिन फ्राइडे का क्लोजिंग जब उसका पहली बार 30 के नीचे आए तो हम कह सकते हैं कि वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया, ओवरसोल्ड जोन में आ गया टेक्निकली, है ना। उसके बाद क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन वो ओवरसोल्ड मार्केट है और वीकली चार्ट पे है। ये इतना कॉमन नहीं होता है ना। तो ये अच्छा, आप समझो RSI का भी अगर फॉर्मूला पे हम बात करें ब्रीफ में, तो RSI क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोजेस का रेशियो लेता है ओवर लास्ट 14 कैंडल्स। तो वीकली चार्ट पे उसको ओवरसोल्ड आने के लिए जो करेक्शन है वो बहुत सिग्निफिकेंट चाहिए, जो फॉल है वो बहुत ज़्यादा चाहिए और कंपेयर टू जो पॉजिटिव क्लोजेस है, तब वो नीचे आता है। तो इन सिंपल वर्ड्स कि अगर वो सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है मार्केट में, निफ्टी में, तब वो 30 के नीचे आता है। तो अगर ये अभी ओवरसोल्ड मार्केट में है तो हम करें क्या इस ऐसे टाइम पे। अगर हम देखें कि डेटा में पहले, इसके पहले कितनी बार ऐसा हुआ है और उसके बाद क्या हुआ, तो कितनी बार हुआ है, तो देखिए ये कुछ डेट्स है। दिसंबर 1996, अप्रैल 2001, सितंबर 2001। तो मैंने क्या किया है कि जब भी वो फर्स्ट टाइम RSI 30 के नीचे आए उसके बाद एक महीने तक उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि अब मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, राइट। तो उसी साल में सितंबर 2001 में वापस RSI 30 के नीचे आया। फिर अक्टूबर 2008, वो ह्यूज मार्केट क्रैश के बाद अक्टूबर 2008 में वो फर्स्ट टाइम RSI 30 के नीचे आया वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे। फिर अगस्त 2011, फिर मार्च 2020 कोविड पैंडेमिक के क्रैश के बाद वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे इट वेंट बिलो 30, RSI वेंट बिलो 30। और अब मार्च 2026 में ये लेवल्स भी है जब निफ्टी उस टाइम कौन से लेवल पे था। अब ये इंस्टेंसेस है हमारे पास। अब हम ऐसा करें कि फर्स्ट टाइम जब RSI 30 के नीचे आया निफ्टी में वीकली कैंडलस्टिक चार्ट में, उसके बाद 1 साल, 2 साल और 3 साल तक में निफ्टी के रिटर्न्स क्या रहे। तो ये वो स्लाइड है। देखिए दिसंबर में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद निफ्टी के रिटर्न्स कैसे रहे, अप्रैल में कैसे, सितंबर, अक्टूबर। जो अक्टूबर 2008 है उसके बाद हमने एक शार्प रिकवरी देखा था। 2011 के बाद हमने 1-1.5-2 साल का एक कंसोलिडेशन पीरियड देखा। मार्च 2020 के कोविड के फॉल के बाद हमने शार्प रिकवरी देखा था। और अब ये क्या होगा हमें पता नहीं, कंसोलिडेशन होगा, शार्प रिकवरी होगा, स्लो रिकवरी होगा, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम ये डेटा देखें तो ज़्यादातर केसेस में 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न्स रहे हैं, इवन 2-3 साल में भी मोस्ट केसेस में पॉजिटिव ही रहे। इनफैक्ट 1 साल में सारे ही, 3 साल में भी सारे ही रिटर्न्स पॉजिटिव रहे, एक्सेप्शन 2 साल में 2011 का है। तो ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स है।
अब इसमें इसका मतलब क्या है कि क्या जब RSI हम ओवरसोल्ड जोन में आए तो क्या हम निफ्टी ले तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो पॉजिटिव रिटर्न्स के चांसेस है। आप डेटा देख के ये कह सकते हो, लेकिन ये भी इसका दूसरा साइड है कि इंस्टेंसेस बहुत कम है और कैसे अनफोल्ड होगा हमें नहीं पता। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद ओवरसोल्ड जोन में ही रहेगा, कितने टाइम रहेगा हमें नहीं पता ना। जैसे 2008 में, अक्टूबर 2008 में RSI 30 के नीचे आया, फिर नवंबर दिसंबर तक वो RSI 30 के नीचे ही था, और ये भी हो सकता है RSI ओवरसोल्ड जोन में ही रहेगा और मार्केट कैन कीप ऑन फॉलिंग, है ना, ये भी चीज होता है। तो ये बात नहीं है कि क्या यहाँ बॉटम बना ही है, ओवरसोल्ड में आया है इसका मतलब, तो उसके बाद कंफर्मेशन वगैरह चाहिए। दूसरा एक हो सकता है कि वो ओवरसोल्ड में आया, मैं एक इंस्टेंस, ये एक केस ये हो सकता है ना कि हम यहाँ निफ्टी खरीदे या पोर्टफोलियो बनाए। दूसरा हो सकता है वेट करते हैं, RSI जब अब वापस ओवरसोल्ड जोन से निकलेगा, अभी तो 30 में एंटर किया है, देखिए एक ही होता है यहाँ अब 30 के नीचे एंटर किया है ना, तो अब एक तो यहाँ कहीं हम पोर्टफोलियो बनाए, तो हमने देखा कि इसके 1-2 साल 3 साल के इसके बाद के रिटर्न्स के स्टैटिस्टिक्स देखे हमने। अगर इसके बाद जब है RSI ये 30 है, पिंक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 30 का लाइन है, इसके बाद अब वो 30 के ऊपर निकल जाए, है ना, कब हम देखेंगे? फ्राइडे क्लोजिंग की टाइम, क्योंकि बीच में तो ऊपर नीचे हो सकता है, फ्राइडे को वो डेटा लॉक होता है। पहली बार जब RSI 30 के नीचे गया, उसके बाद कौन से वीक में अब वो 30 के ऊपर वापस आया, है ना, तो ओवरसोल्ड जोन से वो निकला, हम ये कह सकते हैं। तो ये दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जब RSI 30 के ऊपर निकल जाए, ओवरसोल्ड जोन से मार्केट निकल जाए, तब हम इन्वेस्ट करें या तब हम पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो ये जो स्लाइड है ये उन्हीं पीरियड्स में जब वो RSI 30 के ऊपर निकला तब निफ्टी का लेवल क्या था, और उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद के रिटर्न्स का स्लाइड। इसमें भी ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव रिटर्न्स रहे हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स में, एक्सेप्शन अप्रैल 2001 का है। अब यहां देखिए आप, दिसंबर तक 2008 में दिसंबर तक RSI वाज बिलो 30 ओनली, और उसके बाद वो निकला। तो ये एक और इंस्टेंस हो सकता है कि जब हम पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं या हम निफ्टी में इन्वेस्ट करें, है ना, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम ये डेटा देखें कि अच्छा ठीक है, 1 साल बाद ज्यादातर केसेस में 2 साल 3 साल में पॉजिटिव रिटर्न्स रहे हैं, तो क्या हम निफ्टी में इन्वेस्ट करें? अब ये हो सकता है, ये केस बनता है, लेकिन अगर हम 2 साल 3 साल की खास करके बात करें तो उसमें बाकी भी चीजें अनफोल्ड होती है, उसके बाद मार्केट्स मोमेंटम में भी आते हैं, फिर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, तो फिर और भी तरीके हैं पार्टिसिपेट करने को। क्या एक मौका हमारे पास ये ऐसा है कि अब बिकॉज निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मुझे सिर्फ ये सिनेरियो प्ले करना है, मुझे ऐसे चीज में मार्केट में पार्टिसिपेट करके देखना है कि क्या इसमें रिटर्न्स बन सकते हैं अगर निफ्टी यहां से बाउंस कर जाए। कब करेगा, क्या कौन से स्टॉक्स करेंगे हमें नहीं पता, राइट। सो एक है कि चलो ऐसे केसेस में हम निफ्टी बिकॉज RSI 30 के नीचे तब हम बाय करें, या थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो जाए कि उसको ओवरसोल्ड जोन से निकलने दे फिर बाय करें। इसी पॉइंट पे हम लोग जो ज्यादातर बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये एक चीज ऐसा है जो मैंने लास्ट बहुत सालों में ऑब्जर्व किया है। अब क्या होता है, ऐसे टाइम पे जो स्टॉक्स एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो आउट परफॉर्म करते हैं, अगर निफ्टी यहां से बाउंस हो जाए तो वो स्टॉक्स और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो और अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज को हम ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी हम यहां से लगे कि चलो निफ्टी में स्ट्रेंथ है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, तब हम देखें कि कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर, कौन से इंडेक्स ने ऐसे टाइम पे अच्छा परफॉर्म किया है कंपैरेटिवली, उनमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो एक तो ऐसा तरीका है कि हम ध्यान रखें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में रिलेटिव स्ट्रेंथ को। दूसरा, अगर ऐसे ही टाइम पे हम बात कर रहे हैं इन्वेस्ट करने की, तो निफ्टी की जगह क्या हम पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं? अब इसको मैं कहता हूं मौका स्ट्रैटेजी। क्या करें अगर हम, एक कॉन्सेप्ट जो है मैं डिस्कस करूं आपके साथ, कि हम मोमेंटम बेस्ड अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करें ऐसे टाइम पे, और हमारा अप्रोच क्या है कि अंडर परफॉर्मिंग और ओवरसोल्ड मार्केट सिनेरियो में ही हम ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करें। मतलब जैसे ऐसे टाइम पे जब निफ्टी सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुआ है, हो सकता है कभी कोई सेक्टर हो या कोई और कोई इंडेक्स हो, बट जैसे अगर आज हम बात करें निफ्टी की, तो ये ओवरसोल्ड जो जोन है इसको हम प्ले करें, और हमने डेटा देखा है, नॉलेज हम टेस्ट करें कि ऐसे टाइम पे अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी पास्ट में इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस रहता है।
और फिर उसको ऑटोमेट करें। ये अगर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आई कॉल इट मौका, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे ये ओवरसोल्ड जोन को प्ले करने का एक मौका हो सकता है बेस्ड ऑन मोमेंटम। अब मोमेंटम यहाँ पे क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का रोल प्ले कर रहा है कि ऐसे स्टॉक्स में और ऐसे इंडेक्स में हम इन्वेस्ट करें जो यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर कर रहे हैं। अब हम उसको अलग तरीके से भी वॉच करके भी हम ऐसे पोर्टफोलियोज बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि अगर हम रैंडमली और सब्जेक्टिव बेसिस पे करने जाए तो इमोशंस आ जाते हैं और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो नहीं सकती है। बिकॉज यहाँ से भी अगर हम पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करें और कल चल के कोई न्यूज़ आ जाए तो हम पैनिक हो जाएंगे, हमें पता नहीं हम हमारे रूल्स जो है वो ठीक से एग्जीक्यूट कर भी पाएंगे या नहीं। अच्छा, तो ये मौका स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया मोमेंटम बेस्ड। तो हमारे मोमेंटम की हो सकता है आपने वीडियोस देखे हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं विथ अदर स्टॉक्स और उसमें कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे स्टॉक्स का हम लिस्ट बनाते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स हो सकते हैं, जैसे ऐसे टाइम पे अगर हम मोमेंटम पोर्टफोलियो बिल्ड करें सो हम ये देखेंगे कि हमारा जो होराइजन है वो लेट्स से 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का। पहले तो हम बोले 1 साल में हम देखेंगे कि मार्केट में हम 1 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट जो कर रहा है उसको हमारा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करे। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि ओवरसोल्ड जोन में हम प्ले कर रहे हैं, उसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें जैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ही हम जो कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं कि लेट्स से निफ्टी में जो भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो, है ना। और उसमें जो है वो रैंकिंग जब हम करेंगे तो 1 साल के रिटर्न के हिसाब से करें और वो जो स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए रेशियो चार्ट्स पे भी। इसमें एक तरीका ये है कि हम लार्ज कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं या मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव है या थोड़ा सा सेफ भी प्ले करना चाहते हैं, लार्ज कैप स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक में जो रैंकिंग पीरियड है वो 1 साल का हो सकता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाले भी परफॉर्मेंस ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं तो देखिए, एक स्ट्रैटेजी, एक डायरेक्शन हो सकता है कि रैंकिंग पीरियड मल्टीपल हो, जैसे 252 मतलब 1 ईयर का पीरियड का रैंकिंग, एक 60 डे मतलब 1 क्वार्टर का और 20 मतलब 1 मंथ का। ये तीनों का एवरेज हम यूज कर सकते हैं और ऐसे बेसिस पे हम स्टॉक्स को रैंक करेंगे कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। वो स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होने चाहिए, अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड उनका बुलिश होना चाहिए। मैंने एक चीज यहाँ पे एज अ फिल्टर ऐड करी है, क्योंकि खास करके लार्ज कैप स्टॉक्स है, कि वो रैंको चार्ट पे भी डी स्मार्ट के ऊपर होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम कैप्चर करते हैं। अगर स्टॉक यहाँ वीक हो गए तो हम पोर्टफोलियो से हमारे निकल जाए। तो ये करके रैंकिंग हम करेंगे स्टॉक्स के जो मल्टीपल रैंकिंग है उसके बेसिस पे, और 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो करेंगे जिसमें एग्जिट रैंक 10 रहेगा। अगर इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं तो मैं चाहता हूँ MIP 12 का एक हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है यूट्यूब पे, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी समझ आ जाएगी। ये पूरी यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये है कि लार्ज कैप स्टॉक्स का हम एक पोर्टफोलियो यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, निफ्टी 100, निफ्टी 50, अगर आप और कंजर्वेटिव चाहिए तो निफ्टी 50 कर सकते हो स्टॉक्स की इंडेक्स। ये तो निफ्टी 100 में से जो 5 आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसमें मान लो हम इन्वेस्ट करें और उसको हम रीबैलेंस करें ये पोर्टफोलियो को। एवरी मंथ कर सकते हैं, फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी मोमेंटिफाई में फोर्टनाइटली भी आ जाएगा, और थोड़ा सा अग्रेसिव करना है वीकली भी कर सकते हैं। वीकली में ट्रेड ज़्यादा होता है। अगर आप पास्ट में जाके टेस्ट करोगे ये स्ट्रैटेजी को तो आपको दिखेगा कि आउट परफॉर्मेंस मोर और लेस पॉसिबल है। और अगर आपको बिल्कुल आराम से भी करना है तो फोर्टनाइटली या मंथली भी कर सकते हैं रीबैलेंस। सिर्फ होता क्या है कि अगर हमने पोर्टफोलियो बनाया तो आपको 1 मंथ तक तो उसको नहीं देखना है। ऐसे सिचुएशन में वो भी कभी कभी ट्रिकी होता है। सो बात डेटा की नहीं है, बात अगर आपको ऐसा है कि पोर्टफोलियो में आप ज़्यादा ही आपको ध्यान रखना है, आप एक्टिवली उसको ट्रैक करना चाहते हो, तो वीकली या फोर्टनाइटली भी आप रीबैलेंस कर सकते हो। हाँ, ड्यूरिंग द वीक कुछ नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नहीं तो वही हम करेंगे जो ट्रेडिंग में करते हैं, बार बार ट्रेड कर करके उसको हम हमारा काम खराब कर देंगे। सो करना क्या है कि पोर्टफोलियो हमने बिल्ड किया लेट्स से 5 स्टॉक्स का जो यहाँ पे बेटर कर रहे हैं, और फिर उसको हम रीबैलेंस करते रहे एवरी वीक, एवरी 15 डेज। अब ये अगर हम डेटा के वाइज जाए तो आप अभी भी कर सकते हो, बिकॉज RSI इज बिलो 30 ओवरसोल्ड जोन में है। या सेफ खेलना है तो वेट करते हैं कि जब भी RSI 30 के ऊपर फिर निकले तब हम ये पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और उसके बाद 1 साल का एटलीस्ट हमारा होराइजन है। 1 का 2 भी हो सकता है, वो हम डिपेंड करता है आप कैसे उसको प्ले करना चाहते हो, लेकिन मिनिमम 1 ईयर हम वहां से देखेंगे, 1 साल के लिए हम ये पोर्टफोलियो बिल्ड करें, है ना। ये हो गया लार्ज कैप का। अगर आप थोड़ा सा और अग्रेसिव चाहते हो, मतलब अग्रेसिव हो, और अगर आपको और मिड कैप स्मॉल कैप में भी ऐसे टाइम पे पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट है, सो ये मिड और स्मॉल का एक पोर्टफोलियो के जो है वो उसका स्ट्रैटेजी के ये डायरेक्शन है, मतलब ये गाइडलाइन है कि इस तरह डायरेक्शन में आप कर सकते हो, फिर आप अपने हिसाब से इसमें ट्वीक कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। मैं बताऊंगा करना कैसे। स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं तो रैंकिंग पीरियड कैन बी 1 ईयर, रैंकिंग पीरियड इज सफिशिएंट। मूविंग एवरेज का फिल्टर, इसमें रिट्रेसमेंट का फिल्टर के 52 वीक हाई से मैक्सिमम 50% का करेक्शन होना चाहिए। रख सकते हो, नहीं भी रखे तो इट्स ओके, नो हार्म, बिकॉज अभी हम ओवरसोल्ड जोन वाला थीम प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्टॉक्स में 1% ब्रीक वैल्यू में, अगर लार्ज कैप में करोगे तो 0.25% ब्रीक वैल्यू। और या अगर आपको ये नहीं रखना है तो इट्स ओके, फिर सिंपल MIP 12 वाला फॉर्मेट ही यहाँ मोरलेस हम फॉलो कर सकते हैं। RS फिल्टर लार्ज कैप में नहीं हो चलता है, लेकिन मिड स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में जरूर चाहिए। रेशियो का फिल्टर भी हो सकता है, रैंको का भी हो सकता है। रैंकिंग वोलेर के बेसिस पे स्टॉक्स में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। यहाँ पे भी हम 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो अगर बिल्ड करेंगे, वो लार्ज कैप का है, ये मिड एंड स्मॉल कैप का है, और एग्जिट रैंक 10 का। ये देखिए गाइडलाइंस है, इसके आसपास आप अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करके उसको टेस्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप चाहिए तो मिड स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, 30% तक का स्टॉप लॉस, स्टॉक वाइज, पोर्टफोलियो का नहीं। तो अगर स्टॉक 30% के नीचे चला गया आपके एंट्री के बाद तो वो एग्जिट हो जाएगा, लेकिन री एंट्री सिर्फ रीबैलेंस पीरियड को होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मार्केट ट्रेंड फिल्टर यहाँ पे नहीं अप्लीकेबल है, बिकॉज हम ओवरसोल्ड थीम प्ले कर रहे हैं और 1 साल का ही हमारा होराइजन है। देखिए नॉर्मली तो ये होता है ना कि मार्केट ट्रेंड फिल्टर जब बेरिश है, जो बहुत सारे पोर्टफोलियो में ये केस में होगा, तो पोर्टफोलियो तो पॉज हो जाता है, तो उसमें तो हम कुछ करते नहीं है ना। सो ऐसे टाइम पे फिर हम यहाँ पे नए पोर्टफोलियो की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों थीम अलग है। यहाँ पे हम ओवरसोल्ड थीम और एक वैसे देखो तो एक मीडियम टर्म होराइजन के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करने का ये एक तरीका है, स्ट्रैटेजी है, और इसलिए यहाँ पे मार्केट ट्रेंड फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम स्टॉक रोटेशन पे ही देखेंगे। तो ये एक तरीका है कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो सकता है। रीबैलेंस पीरियड जैसे मैंने बताया मंथली, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि एक्टिवली ट्रैक करना है तो वीकली या फोर्टनाइटली भी हो सकता है। और अगर आपको बहुत ही कंजर्वेटिव प्ले करना है तो ETF का पोर्टफोलियो हो सकता है ना। अब मैं इस पे आऊँ उसके पहले देखिए मैंने आपको डेट्स भी दिए। जैसे अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्कैनर में जाते हैं, जैसे अगर मान लो ये, अब देखिए ये लार्ज कैप का स्ट्रैटेजी है। अगर हम सिमुलेटर में जाके ये देखें कि रीबैलेंस डेट जैसे 13 दिसंबर 2008 है ना, 13 दिसंबर 2008, और यहाँ से अगर मैं 13 दिसंबर 2009 इस तरह से उसको टेस्ट करूँ तो यहाँ से मैं सिमुलेट कर सकता हूँ एंड आई कैन पुट इट ऑन ऑटो सिमुलेटर। सो आपको ये स्ट्रैटेजी इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो। अलग अलग डेट्स आपको दिए मैंने, अलग अलग पीरियड में जाके कर सकते हो, और मंथली वीकली जो भी आपको रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके ऊपर भी आप टेस्ट कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने ट्विक्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं इसको मैं थोड़ा सा ये इंडिकेटर ऐड करूँ या इसको ये चेंज करूँ, करके टेस्ट कर सकते हो, राइट। सो ये बेटर तरीका है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि आउट परफॉर्मेंस पॉसिबल है। तो ये आउट परफॉर्मेंस आ सकती है स्टॉक्स में जो पोर्टफोलियो हम बिल्ड कर रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी, और ये एक ऑब्जेक्टिव है, उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। कभी हो सकता है आए, कभी हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन एटलीस्ट एक तरीका तो है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। बिकॉज अदरवाइज तो अगर आप करोगे तो वो निफ्टी जो करेगा उससे तो अंडर परफॉर्म ही होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये तो एक तरीका है कि हम बेटर कर सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरा बताना कि मैं यहाँ पे आपको वो पास्ट इंस्टेंसेस के बैक टेस्टिंग के रिटर्न्स दिखा के मैं आपको बोलूँ ये स्ट्रैटेजी अच्छा है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया 6-7 इंस्टेंसेस कोई बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है, हर एक टाइम बिहेवियर अलग अलग है। किसी टाइम पे कोई एक स्ट्रैटेजी ने ज़्यादा अच्छा किया है, किसी टाइम पे दूसरे ने किया है। एक मैंने गाइडलाइन आपको दिया है कि अगर आप लार्ज कैप कर रहे हो तो मल्टीपल रैंकिंग पीरियड से और क्या क्या आपको फॉलो करना है। अगर आप स्टॉक्स कर रहे हो सो रैंकिंग पीरियड एक ही हो, वोलार का रैंकिंग हो और एटसेट्रा, आप स्टॉप लॉस वगैरह वहाँ पे चाहिए तो लगा सकते हो। इसके आसपास आप अपने एक्सपेरिमेंट करके आप खुद कोई अपना स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हो कि इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट 1 साल के लिए पोर्टफोलियो बना के ये थीम को प्ले कर सकते हो। ये तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग आप खुद कर लीजिए, वहाँ से आपको कन्विक्शन आएगा, तब आप जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। जब आप मोमेंटिफाई में जाओगे, ये जो स्ट्रैटेजी है स्टॉक्स का और पोर्टफोलियो का, आपको वहाँ मौका स्ट्रैटेजी करके वहाँ सेव्ड मिलेगा सैंपल स्ट्रैटेजीज में। सो आपके पास ऑलरेडी ये सारा वैसे सेव्ड है। अब इसके ऊपर आप अपना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट कर सकते हो, तो आपका काम वहाँ पे आसान होगा। टेस्ट करने के बाद ही उसको डिप्लॉय करना है, यही बेटर तरीका है। और अगर आपको और कंजर्वेटिव प्ले करना है तो एक लॉजिकल तरीका है डी सेगमेंट ETF। ये भी आपको मोमेंटिफाई में सैंपल स्ट्रैटेजी में ये मिलेगा। सेगमेंट्स के ETF मतलब मान लो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से जब भी चलेगी, जब हम बोलते हैं ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर आएगी, हो सकता है लार्ज कैप अच्छा करे, कुछ इंस्टेंसेस में होता है मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी ये हो सकता है कि मल्टी कैप अच्छा चल जाए। तो वो जो ग्रुप है, हमने इसका एक ग्रुप बनाया। ये एक तरीका है ETF बाय करें हम, जो आउट परफॉर्म कर रहा है जो सेगमेंट, उसकी ETF में हम इन्वेस्ट करें। तो इसका एक ग्रुप बना है डी सेगमेंट ETF, उसमें आप चाहिए तो कुछ ऐड रिमूव कर सकते हो। उस ग्रुप के ऊपर आप एक अपना मोमेंटम पोर्टफोलियो रन कर सकते हो ये थीम को लेके अगले 1-1.5 साल के लिए। तो इसका भी रेडी स्ट्रैटेजी है मोमेंटिफाई में, डी सेगमेंट ETF है ना, वीकली और मंथली रीबैलेंस के लिए दोनों है। उसमें से आप उसको टेस्ट कर लीजिए। अभी उसमें ETF का एक ही डाउनसाइड है कि उसका बहुत लंबा पीरियड हमारे पास है नहीं। तो जब भी मार्केट में ये सब हुआ था, जो इंस्टेंसेस हमने देखे, उस टाइम पे वो ETFs थे नहीं, तो उसको जाके हम बैक टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो पीरियड है उसमें, जो पीरियड का डेटा है उसमें आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी सोचता हूँ कि एक हो गया बैक टेस्टिंग, हमने ये तो देखा ही है, उसके बाद के मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप के परफॉर्मेंस तो हमने देखे ही है कैसे चले। तो एक लॉजिकल अप्रोच तो है ही कि हम ऐसे टाइम पे अगर स्टॉक्स में कभी लगता है रिस्क है तो ETF का पोर्टफोलियो तो बिल्ड कर ही सकते हैं ना। वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीका, लॉजिकल है कि जो सेगमेंट चलेगा वो मेरे पोर्टफोलियो में आए। हाँ, उसके पैरामीटर्स को लेके आप टेस्ट करके आप अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो। मोमेंटिफाई आपका ये काम आसान करता है। और देखिए, हम जो भी कर रहे हैं आप उसको बैक टेस्ट करके कर रहे हो तो कन्विक्शन आता है। एंड दिस इज हाउ वी कैन वर्क इन अ डिसिप्लिन्ड वे, है ना। तो इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हमें लग रहा है ये थीम रोल प्ले करनी है, तो थीम प्ले करने का तरीका है ना कि हम इसको लेके पोर्टफोलियो बिल्ड करें, उसको डिसिप्लिन से रीबैलेंस करें, पहले तो हमारे हिसाब से स्ट्रैटेजी करें, टेस्ट करें और फिर उसको जाके डिप्लॉय करें, है ना। सो और फिर उसको डिसिप्लिन से हेल्प आपको करेगा मोमेंटिफाई जैसा प्लेटफॉर्म कि अब चलो आप रीबैलेंस करते रहो। बहुत ही जल्दी बिफोर 15 अप्रैल आप मोमेंटिफाई जो है उसमें ऑटोमेशन आ जाएगा, तो आप जो भी पोर्टफोलियो बनाओगे फिर वो रीबैलेंस भी ऑटोमेटिकली होगा। इसके ऊपर मैं अलग से और बात करूँगा। तो ये अगर आपने एक बार ये कर लिया तो फिर पोर्टफोलियो ऑटोमेट होते जाएगा। तरीका क्या है इसमें, देखिए, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है मार्केट में पता नहीं टेंशन है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचे सो ऐसे स्टडीज से ही हम अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हमें लगता है यहाँ रिस्क ज़्यादा है तो हम वेट करते हैं ओवरसोल्ड जोन से बाहर आए, तब हम कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि अभी हाफ कर ले, हाफ उस टाइम इन्वेस्ट करें, एटसेट्रा। अच्छा, ये करने के बाद भी हमारा अटेम्प्ट है आउट परफॉर्मेंस का। फ्यूचर तो किसी को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, डेटा अपनी जगह है, आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम ना करें तो हम दूसरा क्या करेंगे? जो भी हम करेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ जजमेंट होगा, कहीं ना कहीं ओपिनियंस होंगे, वो भी परफॉर्म करने के चांसेस क्या है हमें पता नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा डेटा का बैकिंग है, थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच है, और चांसेस है कि हम उसको डिसिप्लिन से फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो बाकी तो जो करेंगे उसमें भी रैंडमनेस ही है और आउटकम भी रैंडम ही है ना। सो इसलिए मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे लॉजिकल अप्रोच से किसी भी थीम को प्ले कर सकते हैं।
और कोई भी चीज़ करने का मार्केट में एक डिसिप्लिन तरीका हो सकता है जिससे आउट परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ते हैं। अगर ये नहीं करना ये आपके नॉलेज के लिए तो ज़रूर हेल्प कर सकता है कि ऐसा कोई तरीका हो सकता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में इसी थीम को लेके इंटरेस्टेड हो तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मौका का एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकता है जिसके ऊपर हम बात करेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको बताना एक्चुअली हमें कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसे अप्रोचेस से एटलीस्ट नॉलेज तो मिलती है, तो आइडियाज आते हैं, थोड़ा सा और दिमाग चलता है ना कि अच्छा इस तरह से भी तो हम मार्केट में देख सकते हैं ना, डेटा देख के ये थीम्स कैसे प्ले आउट करना है ना। ऐसी और चीज़ें हम आगे लेके आएंगे। मैं इतने सालों में मैंने यही चीज़ प्रैक्टिस भी की है और समझा भी है कि ऑब्जेक्टिव वे से मार्केट को डील करके अच्छा काम हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो बाकी करते हैं ना, जो इमोशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, उसमें तकलीफ होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर आपको इंटरेस्ट है, मौका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस किया ना, ये एक डिसिप्लिन तरीका है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। चाहे अभी आप इसको करो ना करो, कंफर्टेबल हो नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो नॉलेज मिलता है ना, तो अब उसको टेस्ट वेस्ट करके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके भी देखो। हो सकता है ऐसी चीज़ों में आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी बने जो बहुत यूजफुल हो आपके लिए, आपको सूट करते हो, आपके टेम्परामेंट को सूट करते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तो मोमेंटिफाई, एल्गोस्ट्रा जैसे टूल्स आपका काम आसान करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे भी बात करेंगे।